बैक टू आवर चैनल। दिस इज बरखा मैम, योर ऐप टेक गुरु। सो वन शॉट की सीरीज में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस सेशन में क्लास 12th आईपी और सीएस का नेक्स्ट यूनिट कंप्यूटर नेटवर्क। यस डियर स्टूडेंट्स, जिसका था आपको इंतजार कि मैम कब कंप्यूटर नेटवर्क वाले यूनिट का वन शॉट आएगा, तो लो भाई आज के इस सेशन में हम इस चैप्टर के वन शॉट को डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरा बेसिक से लेकर एंड तक समझने वाले हैं। नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है जो आपसे आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको सारी तैयारी कर लेनी है कंप्यूटर नेटवर्क वाली यूनिट से रिलेटेड इसी एक वीडियो में आपकी अपनी बरखा मैम के साथ। रेडी हो तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। देखो, अब कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है पहले, है ना, क्योंकि नेटवर्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क मीन्स व्हाट? जब दो या दो से ज़्यादा थिंग्स या पीपल्स कनेक्ट होते हैं तो उससे एक नेटवर्क फॉर्म होता है। फिर चाहे वो नेटवर्क सोशल नेटवर्क हो, मोबाइल नेटवर्क हो, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हो, एयरलाइन का नेटवर्क हो, रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल्स, किसी भी चीज़ का नेटवर्क हो। ठीक है, तो नेटवर्क का मतलब होता है बेसिकली कनेक्शन। ठीक है, जब दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं और उसके साथ में फिर वो थिंग्स को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। जो कि सोशल नेटवर्क आप देखते ही हो सोशल मीडिया के थ्रू ना, वैसे मोबाइल नेटवर्क होता है जिसकी मदद से आप कॉल्स कर सकते हो एंड एवरीथिंग। जब बात की जाती है ना कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की, तो हम यहां पर इसे कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और इस यूनिट में बेसिकली हमें कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में ही बात करनी है। अब यदि आपसे 2 नंबर में बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि नेटवर्क क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन आप बता के आ सकते हो। कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं तो आप इसकी एग्जांपल्स भी बता के आ सकते हो, है ना जी। कंटिन्यू करें आगे कंप्यूटर नेटवर्क के साथ में, क्योंकि इसी पर ही ये यूनिट बेस्ड है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट, also called nodes like server, desktop, laptop, cellular phones etc. कंप्यूटर नेटवर्क की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है, और कंप्यूटर्स कनेक्ट होने के बाद में ना क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, जिसमें एक सर्वर सिस्टम होता है और बाकी सारे जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं ना वो क्लाइंट सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क है वो कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाता है कि यहाँ पे मेन जो एक सिस्टम होता है वो सर्वर होता है, ठीक है, और उससे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं जो क्या कहलाते हैं, क्लाइंट सिस्टम कहलाते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जिस टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, एंड सच इंटरकनेक्शन अलाउज कंप्यूटर्स टू शेयर डेटा रिसोर्सेज अमंग ईच अदर यूजिंग वायर्ड और वायरलेस मीडिया। अब यहाँ पे इस कनेक्शन के लिए वायर्ड और वायरलेस मीडिया दोनों का हम यूज कर सकते हैं। Okay, so apart from computers, network include networking devices like switch, router, modem etc. मतलब इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए ना सिर्फ कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं होती है, इसके अलावा हमें कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की भी जरूरत होती है, जिसमें आप स्विच, राउटर, हब, मॉडेम, रिपीटर, गेटवे ऐसे डिवाइसेस को आप यूज करते हो। ठीक है, सो फॉर कम्युनिकेशन डेटा इन अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, मार्क कर लेना, क्योंकि ये एज इट इज आपसे एमसीक्यूज में और डेफिनेशन में आते हैं। तो अब यदि डेफिनेशन आपसे पूछ ली गई कंप्यूटर नेटवर्क की तो लिख कर आ सकते हो। इसका यदि आपसे पूछ लिया गया एमसीक्यू की पैकेट्स किसको कहते हैं, तो ये भी याद रखना कि पैकेट्स मीन्स व्हाट? जब एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर्स तक कोई फाइल को ट्रांसफर किया जाता है ना, और ये जो फाइल होती है यदि ये फाइल बिगर फाइल होती है, लार्जर फाइल होती है, तो नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क में इस फाइल को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है। तो ये हर एक पार्ट जो है ये पैकेट कहलाता है, और पैकेट्स के फॉर्मेट में ही फिर डेटा क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक ट्रैवल होता है। ओके, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि इंटरनेट पर फॉलो की जाती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, जब दो कंप्यूटर्स या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिर अलग से डिवाइसेस यूज किए जाते हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। नाउ कितने टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि 3 टाइप के बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। बच्चे 12th में आने के बाद भी इसमें कंफ्यूज होते हैं, जबकि ये तो आपको 6-7 से पढ़ाया जाता है कि बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, यदि हम एरिया के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर कंप्यूटर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 1 इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, 2nd इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड 3rd इज वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये होते क्या है, जरा इनके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, लैन का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब जैसे इसका नाम है वैसा इसका काम है लोकल, जो कि लोकली
कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब है, आपके स्कूल में कंप्यूटर लैब में सपोज कि 10 सिस्टम है, तो 10 सिस्टम आपस में क्या होंगे, 10 सिस्टम आपस में कनेक्टेड होंगे, है ना। तो जब ये सिस्टम आपस में कनेक्टेड है तो लैब में किसी भी सिस्टम से किसी और सिस्टम तक आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो, राइट। तो जियोग्राफिकल एरिया लिमिटेड डिस्टेंस अप टू 1 किलोमीटर टू 10 किलोमीटर, कनेक्टिविटी ईथरनेट केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स एंड वाईफाई, सिक्योर, हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट्स 10 Mbps टू 1000 Mbps। तो ये कुछ LAN के इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बेस्ड ना क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो LAN पर बेस्ड ये पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई इसका फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये जियोग्राफिकल एरिया से रिलेटेड टाइप्स है तो इसकी रेंज क्या होती है, तो इसकी रेंज होती है 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है। इसी रेंज में आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी में, आपके घर में जो आपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया हुआ है ना, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर की रेंज में आपने जो कनेक्शन लिया हुआ है वो भी LAN कहलाता है। अब यहाँ पे कनेक्शन के लिए जिसका यूज किया जाता है डिवाइसेस का, वो ईथरनेट केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक हो सकती है, या वायरलेस वाईफाई का भी आप यूज कर सकते हो। इस टाइप का जो कनेक्शन होता है ना वो सिक्योर होता है क्योंकि लोकल एरिया में आप कनेक्ट कर रहे होते हो, यहाँ पे कोई भी ज्यादा भीड़भाड़ या बाहर के कोई सिस्टम्स आपके सिस्टम को एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं। जितने डिवाइसेस आपने लोकल एरिया में कनेक्ट किए हुए हैं बस वही एक दूसरे को एक्सेस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ये सिक्योर चैनल होता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। और कम कंप्यूटर्स होते हैं इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होती है, हायर स्पीड होती है, ठीक है। तो 10 Mbps से 1000 Mbps में आपको डेटा रेट यहाँ पर मिलता है। लेकिन आजकल तो क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ में सारी चीजों में एडवांसमेंट हो रहे हैं तो इसका रेंज भी बढ़ गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, ध्यान से समझो। इसकी जो रेंज है वो LAN से ज्यादा होती है, लाइक 10 से 100 किलोमीटर की रेंज में ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर्स यहाँ पर, ठीक है। कनेक्टिविटी अगेन सेम है, ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स और वाईफाई के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी लेस नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं कि ये भी सिक्योर चैनल होता है बट मॉडरेट लेवल पे यहाँ सिक्योरिटी होती है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर रेट मैन का जो है Mbps में ही होता है बट कंसिडरेबली LAN से यदि करें तो लेस होता है। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो केबल टीवी नेटवर्क होता है ना, जो आपके घरों में डिश टीवी वगैरह या जो टाटा स्काई कनेक्टिविटी होती है वो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पर ही बेस्ड है ना, जो कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू LAN। तो LAN का मतलब जब सिटी टू सिटी कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें कि कोई कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल या कोई फैक्ट्री है ना, इनमें छोटे छोटे से LAN लगाए हुए हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क है और इन्हें आपने कनेक्ट किया हुआ है एक मैन से, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस ना। इसका भी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ थर्ड इज वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN। जियोग्राफिकल एरिया इसका जो होता है वो होता है अनलिमिटेड, तो जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी रेंज, जियोग्राफिकल रेंज अनलिमिटेड है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। यहाँ भी ईथरनेट केबल, फाइबर ऑप्टिक्स का आप यूज कर सकते हो या आप वाईफाई का भी यूज कर सकते हो। ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरे कंप्यूटर्स यहाँ कनेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई वी कैन से इट इज लेस सिक्योर। डेटा ट्रांसफर रेट इन WAN ऑल्सो रेंजेस इन Mbps बट इट इज कंसिडरेबली लेस देन LAN एंड MAN, ओके। क्योंकि जहां कम सिस्टम होते हैं वहां डेटा ट्रांसफर रेट ज्यादा होता है, वहां सिक्योरिटी ज्यादा होती है। लेकिन जहां कंप्यूटर्स की जो नंबर्स हैं वो यदि बढ़ा दिए जाए तो वहां पर सिक्योरिटी की बात की जाए या फिर डेटा ट्रांसफर की बात की जाए तो वो धीरे धीरे लेस होने लगती है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती है। अब डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या किए जाते हैं, अलग अलग डिवाइसेस को यूज किया जाता है जो कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। सो द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट WAN दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, मिलियंस ऑफ LANs फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओके। तो छोटे छोटे LANs और MANs को कनेक्ट करने के लिए भी हम WAN का ही यूज करते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स में जितने कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको आप वर्ल्ड वाइड यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंटरनेट, जिसका हम आजकल यूज कर रहे हैं, जिस पर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ डिपेंड हो चुकी है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LAN, MAN एंड WAN, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। अब कुछ इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में इसका डिफरेंस लिखकर आना है, यदि एग्जाम में आ जाता है। कितना एरिया कवर किया जाता है LAN के थ्रू? सो अ फ्यू मीटर टू अ फ्यू किलोमीटर, मतलब 1 to 10 किलोमीटर्स। सिटी टू सिटी कनेक्शन मतलब 100 किलोमीटर रेडियस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कनेक्टिविटी दे सकते हो, इतना एरिया कवर होता है। और इसमें पूरी एंटायर कंट्री
कॉन्टिनेंट और ग्लोब, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड जो है कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। एरर रेट की बात करें तो लैन में कम कंप्यूटर्स होते हैं इसलिए एरर रेट कम होता है, यहाँ पे मॉडरेट लेवल में होता है और यहाँ हाईएस्ट लेवल पे एरर रेट के चांसेस होते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करूँ तो हाई स्पीड होती है क्योंकि कम कंप्यूटर्स होते हैं, मॉडरेट स्पीड होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की वो लो हो सकती है। नेटवर्किंग कॉस्ट की बात करूँ तो ये इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि कम कंप्यूटर से कम केबल्स लगेगी, कम तरीके से हार्डवेयर का यूज करना है। वहीं मैन की बात करें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वैन की यदि बात करें तो ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा केबल, ज्यादा कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी क्योंकि आप वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाहते हो। सो यदि एग्जाम में आ गया डिफरेंस, तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि डिफरेंस क्या लिखकर आपको आना है। डन। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस। अभी हमने ये डिस्कस किया कि जियोग्राफिकली जब यदि आपको कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो कितने टाइप के नेटवर्क को आप फॉर्म कर सकते हो। अब इन नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जिन डिवाइसेस को हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। बिना नेटवर्क डिवाइसेस के कोई भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। सबसे पहला डिवाइस होता है मॉडेम। अब बच्चों को इसकी फुल फॉर्म में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो मॉडेम किस पर स्टैंड करता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर पर। ध्यान रखना, मॉडेम का मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अभी कंप्यूटर्स किन सिग्नल्स को समझता है, जरा ध्यान से समझो। कंप्यूटर समझता है सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को, राइट? कंप्यूटर क्या समझता है? डिजिटल सिग्नल्स को। सपोज कि आपने अपने कंप्यूटर में, ये सेंडर सिस्टम है, आपने अपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई और ये है आपका रिसीवर सिस्टम, ठीक है। अब यहां से जो भी फाइल आपका ट्रांसफर होगा तो आपके सिस्टम पे लगा है एक मॉडेम, तो कंप्यूटर से जो भी फाइल जनरेट हो रही है वो डिजिटल फॉर्मेट में हो रही है। मॉडेम से कनेक्ट होता है एक टेलीफोन। क्या कनेक्ट होता है? मॉडेम से एक टेलीफोन कनेक्ट होता है। टेलीफोन किसे समझता है? एनालॉग सिग्नल को। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए मॉडेम यूज किया जाता है। अब यहाँ पे रिसीवर साइड पे भी अब मॉडेम लगा होता है। जब ये डेटा यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे भी ये एनालॉग फॉर्मेट में ही पहुंचता है। यहाँ भी एक टेलीफोन लाइन्स के थ्रू ही कनेक्टिविटी होती है, तो यहाँ भी एक यहाँ पहुंचता है एनालॉग सिग्नल्स में ही पहुंचता है। जब ये रिसीवर साइड पे जाता है सिस्टम पे तो एनालॉग टू डिजिटल डेटा आपका कन्वर्ट होता है। तो कुल मिला के यदि बात की जाए तो मॉडेम जो डिवाइस होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता है। ये ऐसा डिवाइस है जो कि एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। सिस्टम हमारा जो होता है कंप्यूटर सिस्टम, वो सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स मतलब बाइनरी डिजिट्स को समझता है। यहाँ जो भी डेटा जनरेट होता है वो बाइनरी डिजिट्स के फॉर्मेट में होता है, लेकिन मॉडेम एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है और फिर एनालॉग से वापस डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये पता है कि कंप्यूटर स्टोर एंड प्रोसेस डेटा इन टर्म्स ऑफ 0 and 1 ओनली। तो यहाँ पे जिस डिजिटल की बात कर रही हूँ उसमें जो डेटा होता है वो 0 and 1 में होता है। सो टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर व्हाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, डिजिटल डेटा आर कन्वर्टेड टू एन एनालॉग सिग्नल एंड द मीडियम कैरीज द सिग्नल टू द रिसीवर। क्लियर हुआ अच्छे से? और इस तरीके का ये डिवाइस दिखता है मॉडेम। हो सकता है कि आपने इसको देखा भी हो, यदि आपके घर पे भी आपने इंटरनेट लगवाया होगा तो वहाँ भी आपको मॉडेम देखने को मिला होगा। यदि स्कूल में लैब में देखोगे वहाँ इंटरनेट होगा तो वहाँ भी मॉडेम देखने को मिलता है ना। यहाँ पे कुछ लाइट ब्लिंक करती है मॉडेम में जो ये शो करती है कि लैन की कनेक्टिविटी है कि नहीं, सिग्नल लूज तो नहीं हुआ है, पावर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये कुछ लाइट्स होती हैं जो ब्लिंक करती है, बताती है कि हाँ योर मॉडेम इज करेंटली वर्किंग, ओके, और कनेक्शन आपके सिस्टम तक पहुंच रहा है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज ईथरनेट कार्ड। अभी ईथरनेट कार्ड क्या होता है? इसे हम इन शॉर्ट नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसे आप एनआईसी कार्ड कहते हो। तो ध्यान रखना भाई ये चीज बहुत ध्यान से कि ईथरनेट कार्ड को हम एनआईसी कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं। ये बिल्कुल एक नेटवर्क एडाप्टर की तरह काम करता है। मतलब यदि आप कनेक्शन देना चाहते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम को, नेटवर्क कनेक्शन, तो यहाँ पर ना आपको इसका यूज करना होता है। इस डिवाइस के बिना आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। सो इट इज एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। नेटवर्क जो बाहर से मिल रहा है आपको, मॉडेम वगैरह डिवाइसेस में मिल रहा है, और आपके कंप्यूटर तक जो नेटवर्क पहुंच रहा है वो कैसे पहुंचेगा? वो इस ईथरनेट कार्ड की मदद से ही पहुंचेगा, जिसे एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। सो इट इज अ सर्किट बोर्ड। ये जो मदरबोर्ड होता है ना पीछे कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू में जो मदरबोर्ड लगा होता है, वहां पे एक सर्किट बोर्ड होता है, वहां पर ही एनआईसी को लगाया जाता है, ईथरनेट केबल को लगाया जाता है, ओके। सो द ईथरनेट केबल कनेक्ट्स द कंप्यूटर टू द नेटवर्क थ्रू एनआईसी। दिस कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps टू 1 Gbps। 10 Mbps से 1 Gbps तक का डेटा ट्रांसफर रेट ये सपोर्ट करता है। ईच एनआईसी हैज मैक एड्रेस। हर एनआईसी का एक मैक एड्रेस होता है। अब मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस कंप्यूटर का एड्रेस होता है जिससे इंटरनेट पे उसको जाना पहचाना जाता है। जैसे क्लास में आपको आपके नाम से, आपके रोल नंबर से पहचानते हैं ना, बिल्कुल वैसी इंटरनेट पर नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं उन्हें उनके मैक एड्रेस से पहचाना जाता है, ठीक है। तो विच हेल्प इन यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो याद रखना मैक एड्रेस क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, एनआईसी को क्या कहते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ईथरनेट कार्ड का क्या मतलब होता है, एनआईसी कहाँ पर बेसिकली होता है, तो मदरबोर्ड में, सर्किट बोर्ड में होता है एक तरीके से, वहां पे आप पिन लगाते हो उसका बाकायदा, तब कंप्यूटर सिस्टम में आपके नेटवर्क आता है, ठीक है, और आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो।
क्लियर? इसकी रेंज यदि पूछा जाए डेटा ट्रांसफर रेट की तो आप ये रेंज भी बता के आ सकते हो, राइट? अब रिपीटर क्या होता है? दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। बेसिकली जैसा मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब या मैन में हाँ जो रेंज होती है कंप्यूटर्स की वो ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ रेंज, और डिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो सपोज कि कोई एक कंप्यूटर सिस्टम यहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर? इंदौर में, ठीक है, और कोई एक कंप्यूटर सिस्टम सिचुएटेड है अमेरिका में। अब ये दो कंप्यूटर सिस्टम आपस में नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है एंड ऑब्वियस दिस नेटवर्क इज नोन एज वैन। अब यहाँ से इस सिस्टम से सपोज ये सेंडर सिस्टम या रिसीवर सिस्टम है, कोई भी मैसेज यहाँ से कन्वे किया गया तो जब कोई फाइल यहाँ से ट्रांसफर हो रही है तो अब सोचो डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या लगाते थे हम? बीच में एक डिवाइस लगा देते हैं जिसका नाम है रिपीटर। अब रिपीटर क्या करेगा? यदि बीच में कभी सिग्नल्स वीक होने लगते हैं, ठीक है, तो उन वीक सिग्नल्स को क्या कर देता है? रीजनरेट करता है। तो वीक सिग्नल्स को रीजनरेट करने का काम होता है रिपीटर्स का, जब स्पेसिफिकली सिस्टम्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और जब आपकी फाइल ट्रांसफर हो रही होती है तो वहाँ पे सिग्नल्स वीक होने लगते हैं नेटवर्क के, तो उन वीक सिग्नल्स को कन्वर्ट करना, रीजनरेट करना, ये रिपीटर का काम होता है। सो डेटा कैरिड इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स ओवर द केबल, दिस केबल्स कैन ट्रेवल अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस, यूजुअली 100 मीटर। सिग्नल्स लॉस देयर स्ट्रेंथ बियॉन्ड दिस लिमिट एंड बिकम वीक। So, such condition originally signals need to be regenerated and for this purpose we need to use repeaters। किस तरीके का डिवाइस होता है? कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है। ओके, कंटिन्यू करते हैं, हब की तरफ आते हैं। हब इज अनदर नेटवर्किंग डिवाइस। बेसिकली इसका क्या यूज होता है? ये जो होता है ना, ये कनेक्टिविटी का काम करता है। क्या कनेक्टिविटी का काम करता है? जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स नेटवर्क में है उन सभी सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखता है। तो जितने भी सिस्टम से केबल्स आती है ना, इथरनेट केबल जो आती है वो कहाँ आके कनेक्ट होती है? वो हब में ही कनेक्ट होती है। तो हब और स्विच दो डिवाइसेस होते हैं जो कि इस कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाते हैं। स्विच को अभी कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले हब समझ लेते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंस भी आता है एग्जाम में, तो बी रेडी फॉर दिस कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, उसके लिए रेडी रहना। ओके, ध्यान से समझो। A hub is a network device used to connect different devices through wires. Data arriving on any of the lines are sent out on all the others. This is the basic difference between hub and switch. ध्यान रखना कि यहाँ पे सपोज 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है। अब इन 4 कंप्यूटर्स में ना ये सपोज सेंडर सिस्टम है और इसने कुछ डेटा यहाँ पे सेंड किया है, तो यहाँ बीच में लगा हुआ है एक हब। तो यहाँ से जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है ना, वो क्या होगा? पहले तो हर एक सिस्टम तक ट्रांसफर होगा और फिर रिसीवर तक पहुँचेगा। मतलब वो जो सेंडर ने डेटा ट्रांसफर किया है वो 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा और फिर रिसीवर 4 तक भी पहुँचेगा। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे हब के थ्रू क्या होता है? जो भी डेटा ट्रांसफर होता है सेंडर से, वो जितने भी कनेक्टेड सिस्टम है सब तक पहुँचता है। और यदि किसी सेम टाइम पे 2 सिस्टम ने एक साथ डेटा ट्रांसफर कर दिया तो डेटा के कोलाइड होने के चांसेस भी होते हैं। किसमें? हब में। सो द लिमिटेशन ऑफ हब इज दैट डेटा फ्रॉम 2 डिवाइसेस कम एट द सेम टाइम, दे विल कोलाइड। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम को किसने ओवरकम किया? इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया एडवांस हब ने, जिसको हम इंटेलिजेंट हब कहते हैं, जिसका नाम है एक्चुअल में स्विच। तो स्विच को क्या कहा जाता है? इंटेलिजेंट हब। ध्यान रखना, स्विच इज इंटेलिजेंट हब, जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक सेंट्रल रोल प्ले करता है लोकल एरिया नेटवर्क में। ये हब की तरह ही होता है ना। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस। व्हेन डेटा अराइव्स, द स्विच एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम डेटा पैकेट एंड लुक्स अप इनटू द टेबल टू सी वेयर द सेंड टू द पैकेट। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे डेटा कोलाइजन की प्रॉब्लम नहीं होती है। वाई द डेटा कोलाइजन प्रॉब्लम इज नॉट देयर? बिकॉज स्विच क्या करता है? स्विच बेसिकली फाइल्स को ना पैकेट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे मैंने बताया कि जो लार्ज फाइल होती है जब ट्रांसफर हो रही होती है तो वो डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। अब स्विच को ये पता होता है कि सेंडर सिस्टम कौन है, रिसीवर सिस्टम कौन है। उसको ये पता है कि हर एक पैकेट के साथ में एक एड्रेस ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? एक एड्रेस। और ये एड्रेस किसका होता है? ये एड्रेस होता है रिसीवर का। तो जो भी सेंडर है वो हर एक पैकेट के साथ में रिसीवर नोड का एड्रेस ऐड कर देता है, जिससे कि स्विच को ये पता है कि किस सिस्टम से डेटा ट्रांसफर हुआ है और किस एड्रेस तक पहुंचाना है। आई बात समझ में अच्छे से? तो इसीलिए स्विच को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है और यहाँ पर कोलाइजन जैसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो यहाँ पर जिसका यूज किया जाता है वो होता है पैकेट स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, पैकेट स्विचिंग मतलब कि यहाँ पर डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करके ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कोलाइजन नहीं होता है। ओके, तो इतना अच्छे से समझ में आ चुका है। चलिए, हब और स्विच के बीच में यदि डिफरेंस आए तो लिख सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज राउटर। अभी राउटर क्या होता है? अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू अनदर नेटवर्क्स। ओके, राउटर का काम होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ को पता करना।
जैसे आपको कहीं जाना है तो आपके पास में 2 पाथ है, अब उन दोनों पाथ में से कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है जहां से आप कहीं भी डेस्टिनेशन तक अपने जल्दी पहुंच सकते हो ना। तो वैसे ही यहाँ पर नेटवर्क में ना 2 से 3 पाथ होते हैं, ठीक है। अब कौन सा पाथ सही है, शॉर्टेस्ट है, जहां से डेटा ज़्यादा जल्दी ट्रैवल हो सकता है बिना कोई ट्रैफिक के, बिना कोई प्रॉब्लम के, तो राउटर का काम यही होता है। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट। डेटा को रिसीव करता है और पहले ही ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है कि किस वे से डेटा को ट्रांसमिट करना चाहिए दूसरे नेटवर्क तक, दूसरे कंप्यूटर्स तक। सो राउटर कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। कंपेयर्ड टू हब और अ स्विच, अ राउटर हैज एडवांस कैपेबिलिटीज टू इट कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरिड ओवर अ नेटवर्क, डिसाइड एंड ऑल्टर हाउ इट इज पैकेज्ड एंड सेट टू अनदर नेटवर्क फॉर अ डिफरेंट टाइम। देखो वही लाइन लिखी हुई है, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे गेटवे की तरफ। अब ये गेटवे क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है वैसे इसका काम है। इट इज अ की एक्सेस पॉइंट दैट एक्ट एज अ गेट बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क एंड आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। मतलब सपोज कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका स्कूल है और इस स्कूल में लैब में आपने कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये कुछ कंप्यूटर्स लैब में कनेक्टेड है। अब बाहर से जो इंटरनेट मिल रहा है, सपोज ये इंटरनेट आपके लैब में यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपने जिस भी कंपनी से इंटरनेट लिया हुआ है तो लैब में कंप्यूटर्स को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब ये इंटरनेट से बाकी आपके लैब का जो लैन नेटवर्क है ये कैसे कनेक्ट कर रहा है, तो एक लैन को बाहर के इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बीच में यहाँ पे जिसका यूज किया जाता है वो होता है गेटवे डिवाइस। किसका यूज करते हैं हम यहाँ पर, गेटवे। तो गेटवे क्या करता है, 2 अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है, फिर चाहे वो वैन और लैन हो, वैन और मैन हो, मैन या लैन हो, ओके। सो गेटवे सर्व्स एज एन एंट्री एंड exit point of a network as all data coming in going out of network must first pass through the gateway in order to use the routing path. ओके तो जो भी डेटा आपका इस एक कंप्यूटर सिस्टम से किसी दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफर कर रहा होता है तो वो गेटवे से होकर गुजरता है, इसलिए इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट कहा जाता है। क्लियर, इसलिए इसका नाम भी गेटवे रखा गया है। ओके क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो बढ़ जाए आगे। नाउ नेटवर्किंग टोपोलॉजीज पर अब हम आ चुके हैं। अब ये नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है, तो अभी हमने देखा कि लैन मैन वैन में जो होता है कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं ना, तो ये अरेंज कैसे होते हैं, उस अरेंजमेंट को ही तो टोपोलॉजी कहा जाता है। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये टोपोलॉजीज होती क्या है मैम, लैन मैन वैन तो फिर भी समझ में आ जाता है। तो सुनो, टोपोलॉजीज का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। नेटवर्क में ना कंप्यूटर्स को कैसे अरेंज करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने वार्डरोब को अरेंज करते हो ना, सारी चीज़ों को जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग शेल्फ में रखते हो ताकि आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाए, वैसे ही ना कंप्यूटर्स को नेटवर्क में अरेंज किया जाता है। सो अ नंबर ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ LAN, मैन और WAN एंड interconnections among millions of LANs forms a internet. So the arrangement of computers and other peripherals in the network is called a topology. ये आपसे MCQs में पूछते हैं, ये आपसे 2 नंबर के डेफिनेशन में भी पूछ सकते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है ना, किस तरीके से यूज किया जाता है। तो बी अवेयर अबाउट दिस ना, याद रखना है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है। अब कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती है जरा ध्यान से समझो। मैच टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड ट्री टोपोलॉजी। तो टोटल यहाँ पर ना 5 से 6 टोपोलॉजीज होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन पर बेस्ड क्वेश्चन MCQs में हर साल पेपर में आता ही आता है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। सो क्लास 12 ध्यान से सुन लो मेरी ये बात कि टोपोलॉजीज अच्छे से कर लेना, जो अभी हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े वो अच्छे से कर लेना। इनके क्वेश्चंस MCQs में आते हैं बेटा, 2 नंबर में भी आते हैं, असर्शन रीजन में भी आते हैं। ओके तो अब 1 by 1 जरा इन टोपोलॉजीज के बारे में समझ लेते हैं। So mesh topology. In this networking topology, each communicating device is connected with every other device in the network. मतलब यहाँ ध्यान से समझो कि इस नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स होते हैं वो हर कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ 1 2 3 4 5 एंड 6 कंप्यूटर्स आर देयर और ये 6 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है। यदि आप देखो तो पहला कंप्यूटर 2 से भी कनेक्टेड है, 3 से भी कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, 5 से भी कनेक्टेड है। इसी तरीके से सेकंड को देखोगे तो देखो सेकंड की लिंक भी आपको सब जगह मिल रही है, ठीक है, सभी कंप्यूटर्स के साथ में। तो एक मैश की तरह ही कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो सच अ नेटवर्क कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो ट्रैफिक होता है ना उसको हैंडल करने में ये कैपेबल होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक्स को हैंडल किया जा सकता है आराम से। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी नोड इज कनेक्टेड विद अदर नोड्स। क्लियर? So also such network are more reliable in the sense that even a node gets down, it does not cause any break in transmission of data between other nodes. मतलब ध्यान से समझो कि यदि यहाँ पर किसी एक सिस्टम ने डेटा ट्रांसमिट किया दूसरे सिस्टम तक और वो सिस्टम यदि फेल हो जाता है, इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, वो नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे ना पूरा नेटवर्क फेल नहीं होता है क्योंकि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है, तो कोई यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है नेटवर्क में स्पेसिफिकली। आई बात समझ में? तो यदि अब हम इस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ध्यान से समझो कि नो डेटा ट्रैफिक इश्यूज, देयर इज अ डेडिकेटेड लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। हर डिवाइसेस के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक होती है, इसलिए कोई भी
ट्रैफिक जैसा इश्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, ये रिलायबल और रोबस्ट नेटवर्क होता है, मतलब यहाँ पर ना नेटवर्क के फेल होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। सिक्योर चैनल होता है, यहाँ पे कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस पॉसिबल नहीं होती क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है, डेडिकेटेड लिंक होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, और फॉल्ट डिटेक्शन भी इजी हो जाता है। ओके, सो ट्रैफिक इश्यूज नहीं होते हैं, रिलायबल रोबस्ट होता है, सिक्योर होता है, फॉल्ट डिटेक्शन इजी होता है। अब यदि डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ध्यान रखना कि इसके डिसएडवांटेजेस भी है। अब जो इसके डिसएडवांटेजेस है उसको ओवरकम किया होगा दूसरी टोपोलॉजी ने। सो अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू कनेक्टेड ईच सिस्टम इज टेडियस एंड हेडेक। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हर सिस्टम को कनेक्ट करना होता है तो अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड अ ग्रेटर वे ना, और क्योंकि ज़्यादा वे में आपको अमाउंट ऑफ वायर की ज़रूरत है और जब ये आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत टेडियस हो जाता है। सिंस ईच डिवाइस नीड्स टू बी कनेक्टेड विथ ईच अदर डिवाइस, इनपुट आउटपुट पोर्ट भी आपको ज़्यादा लगते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वायर, ह्यूज अमाउंट ऑफ आईओ पोर्ट की आपको नीड होती है। स्केलेबिलिटी इशू बिकॉज अ डिवाइस कैन नॉट कनेक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेज। अब देखो डिस्टेंस भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैश टोपोलॉजी वहीं काम करेगी जहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क जैसा कुछ नेटवर्क होगा, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम पास में होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होंगे। यदि ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो स्केलेबिलिटी जैसे इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि डेडिकेटेड और पॉइंट टू पॉइंट लिंक यहाँ क्रिएट होती है। ओके, चलिए रिंग टोपोलॉजी पर आते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी क्या कहती है समझो। इन रिंग टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस, वन ईच ऑन आइदर साइड। मतलब ध्यान से समझना, ये आपको एक रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम दिख रहा है कि सपोज ये एक नंबर का कोई सिस्टम है तो वो अपने आसपास वाले दोनों कंप्यूटर सिस्टम के साथ में कनेक्टेड होता है, ये रिंग टोपोलॉजी कहती है। ठीक है, सो द नोड कनेक्टेड विद ईच अदर दस फॉर्म अ रिंग। तो इसी तरीके से ये वाला सिस्टम अपने आसपास वाले कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिंग फॉर्म हो जाती है। क्लियर, क्योंकि सारे कंप्यूटर सिस्टम एक सर्कल के फॉर्मेट में, एक क्लोज्ड रिंग के फॉर्मेट में कनेक्ट हो जाते हैं अपने आसपास वाले कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। ओके, सो द लिंक इन अ रिंग टोपोलॉजी इज यूनिडायरेक्शनल। अब यहाँ जो डेटा ट्रांसफर होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब या तो डेटा क्लॉकवाइज ट्रांसफर होगा या फिर डेटा एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफर होगा कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसलिए इसको यहाँ पर कहते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल होती है टोपोलॉजी। ओके, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शनल ओनली, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे जो होती है वो ये होती है कि यदि कोई भी एक सिस्टम भी फेल हो गया गलती से नेटवर्क में, तो यहाँ पे पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है क्योंकि सारे कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। सारे कंप्यूटर सिस्टम अपने आसपास वाले कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड है और ये एक रिंग के फॉर्मेट में कनेक्टेड है। तो यदि केबल में कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी सिस्टम में कोई इशू होता है तो पूरा नेटवर्क यहाँ पे फेल हो सकता है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलाइजन इज मिनिमम इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कोलाइजन की प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती है। एंड चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपांड, मतलब ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है टोपोलॉजी। ओके, मतलब आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, इसको एक्सपांड भी कर सकते हो। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम को आपको ऐड भी करना है तो आप इस टोपोलॉजी में आराम से कंप्यूटर सिस्टम को अरेंज कर सकते हो। क्लियर। वहीं यदि डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो ध्यान रखना, ट्रबल शूटिंग यहाँ पर डिफिकल्ट होता है, सिक्योर लेस होता है क्योंकि आसपास के दोनों तीनों कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं तो लेस सिक्योरिटी होती है एज कंपेयर टू मैश। मैश में सिक्योरिटी ज्यादा होती है। ओके, क्योंकि वहाँ डेडिकेटेड लिंक होता है। द एडिशन ऑफ नोड्स इन बिटवीन और रिमूवल नोड्स कैन डिस्टर्ब द होल टोपोलॉजी। भाई यदि आप किसी नोड को ऐड करते हो या रिमूव करते हो तो वो होल नेटवर्क को डिस्टर्ब करता है। जैसे मैंने बताया कि यदि एक भी किसी पर्टिकुलर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो होल नेटवर्क अफेक्टेड। ओके, नाउ बस टोपोलॉजी क्या होता है। बस टोपोलॉजी मींस ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस कनेक्ट टू अ ट्रांसमिशन मीडियम नॉन एज बस। अब यहाँ पे बस टोपोलॉजी मतलब मैं एक्चुअल बस की बात नहीं कर रही हूँ। बस का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पे एक मेन केबल होती है और इस एक मेन केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं। तो इस एक मेन केबल को ही क्या कहते हो आप, बस कहते हो। ध्यान से समझना, ठीक है। और ये जहाँ जिस पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर से, इसको कहते हैं टर्मिनल्स। क्लियर। तो दिस मेन केबल इज नोन एज बस और दिस मेन केबल इज नोन एज बैकबोन। ठीक है, और यहीं से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। सो डेटा सेंट फ्रॉम नोड आर पास्ड ऑन द बस एंड हेंस आर ट्रांसमिटेड टू द लेंथ ऑफ द बस इन बोथ डायरेक्शंस। ओके, यहाँ जो डेटा ट्रांसफर होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल कह सकते हो। ठीक है, सो दैट मीन्स डेटा कैन बी रिसीव्ड बाय एनी ऑफ द नोड्स कनेक्टेड टू द बस। क्लियर हुआ। चलो, अब यहाँ भी यदि एक भी नोड में प्रॉब्लम हुई या इसी मेन बैकबोन में प्रॉब्लम होगी तो पूरा नेटवर्क यहाँ भी फेल हो सकता है। तो इसके क्या एडवांटेजेस है। इफ एन डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ बस टोपोलॉजी देन द नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट देम इज 1। ऑब्वियस, यदि एन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो आपको एन ड्रॉप लाइन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपको एन ड्रॉप लाइन्स के साथ में कनेक्ट करना होगा सिस्टम्स को। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ केबल इज लेस एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। दूसरी टोपोलॉजीज के कंपेरेटिवली यदि इसका कॉस्ट देखा जाए
कम होता है। स्मॉल नेटवर्क्स में बेसिकली हम इसको यूज करते हैं। अब यदि मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ध्यान रखना कि इफ द कॉमन केबल्स फेल, यदि मेन जो बस है, जो मेन केबल है आपकी बैकबोन है, वो यदि फेल हो जाती है तो होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। जैसे रिंग टोपोलॉजी में होता है बिल्कुल वैसे ही कि होल सिस्टम यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस होते हैं। सो इफ द नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी इट इंक्रीजेस कोलाइजन्स इन नेटवर्क। ये भी ध्यान रखना, यदि नेटवर्क ट्रैफिक होता है ज्यादा बल्क में डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है तो यहाँ पे कोलाइजन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब कोलाइजन कैसे होगा ध्यान से समझना। सपोज इस सिस्टम ने कोई डेटा ट्रांसफर किया और इसने भी ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, और यहाँ तक पहुंचना है, तो दोनों का जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसके कोलाइड होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं जब साइमल्टेनियसली डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे मैक लेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। स्लॉटेड अलोहा, CSMA CD, प्योर अलोहा, इन टेक्निक्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब सिक्योरिटी भी यहाँ पर लो होती है एज कंपेयर टू मैश ना, क्लियर। तो ये जो एडवांटेज है डिसएडवांटेज अच्छे से कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं ना इनके वो इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर ही बनते हैं, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज स्टार टोपोलॉजी। अभी स्टार टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टार टोपोलॉजी मीन्स ईच कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो इस सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं, ओके, जिसको हम हब या स्विच कहते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि स्टार टोपोलॉजी में हब और स्विच को यूज किया जाता है, बाकी टोपोलॉजीज में नहीं। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो टोपोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं वो स्टार टोपोलॉजीज ही होती हैं। तो इट इज कंसीडर्ड वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट। ईच डिवाइस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंट्रल डिवाइस। यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, इसलिए ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव होता है, क्लियर। तो यहाँ पे कोई कोलाइजन की प्रॉब्लम भी नहीं होती। हाँ, हब यदि लगाया है तो कोलाइजन हो सकता है, लेकिन स्विच लगाया है तो कोलाइजन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। एक कंडीशन में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि यदि हब खराब हो गया या हब में कोई प्रॉब्लम हो गई, स्विच में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ पे डेटा जो है आपका अफेक्ट हो सकता है, नेटवर्क फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। अदरवाइज स्टार टोपोलॉजी इज द बेस्ट टोपोलॉजी। एन नंबर ऑफ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन अ स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे आप नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। ये बेसिकली इजी टू सेटअप होता है, ठीक है। यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स ज्यादा केबल्स या भर के केबल लगाने की भी जरूरत नहीं होती जैसे मैश में होती है। ईच डिवाइस रिक्वायर्स ओनली वन पोर्ट टू कनेक्ट टू द हब। हर डिवाइस में सिर्फ एक पोर्ट की जरूरत होती है जिससे कि आप उसको हब से कनेक्ट कर सकते हो, ओके। सो जितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको चाहिए होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं देखो। सो इफ द कंसंट्रेटर और हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलाइज फेल्स द होल सिस्टम विल क्रैश डाउन। जैसे मैंने बताया, जो कि कंसंट्रेटर जो सेंटर में आपने सिस्टम यूज किया, यदि वो फेल होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो होल सिस्टम, होल नेटवर्क विल क्रैश। इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है वो भी एज कंपेयर टू बस थोड़ा सा हाई होता है। इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेस्ड होती है किस पर? हब पर। तो जैसा हब डिवाइस यूज आप करोगे वैसा इसका परफॉर्मेंस होगा। एंड द नेक्स्ट इज ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी को ना हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहा जाता है। अब इसको हाइब्रिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये एक ट्री के फॉर्मेट में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, मतलब इसको आप हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ट्री टोपोलॉजी, हायरार्किकल टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये तीनों एक ही होता है। यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच में वन और मोर टोपोलॉजीज का यूज किया जाता है, फिर चाहे वो स्टार हो, रिंग हो, बस हो। यहाँ देखो ध्यान से समझना कि सपोज कि आपका सेंट्रल हब है जिससे ये दो हब्स कनेक्ट किए गए हैं, सेकेंडरी हब्स। इन हब्स में फिर यहाँ पे फर्दर आपके सिस्टम्स को कनेक्ट किया गया है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का एग्जांपल है। ये आपकी स्टार टोपोलॉजी हो गई, ये रिंग टोपोलॉजी हो गई और ये बस टोपोलॉजी हो गई। तो जब इन सारी टोपोलॉजीज को इस तरीके से अरेंज किया जाए कि इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, तो ये कहलाता है आपका ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। सच टोपोलॉजी आर यूजुअली रियलाइज्ड इन वैन्स व्हेन मल्टीपल लेंस आर कनेक्टेड। तो जब वाइड एरिया नेटवर्क में हम कनेक्ट करते हैं ना कंप्यूटर्स को, तो वहां पे हाइब्रिड टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। दोज लेंस में भी इन द फॉर्म ऑफ रिंग, बस और स्टार्स। क्लियर? इतना भी समझ में आ गया। तो इतने टाइप की टोपोलॉजीज हैं और टोपोलॉजीज का एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर भी बनता है, शॉर्ट भी बनता है, एमसीक्यू भी बनता है, अच्छे से कर लेना, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंटरनेट। नाउ द इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस including desktop, laptop, servers, tablets, mobile phones and other handheld devices as well as peripheral devices such as printer, scanner, etc. तो अब यदि बात की जाए इंटरनेट की, जिसने धूम मचा के रखी हुई है पूरी दुनिया में, तो भाई ये ऐसा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है जो बेसिकली हर किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सर्वर हो, टैबलेट हो, मोबाइल फोन्स हो, कोई अदर पेरिफेरल डिवाइसेस ही क्यों ना हो, प्रिंटर और स्कैनर्स वगैरह। अंडरस्टैंड? तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इंटरनेट की शुरुआत 1990s में ही हुई थी। इंटरनेट को पढ़ने से पहले ये समझ लो कि पहला नेटवर्क कब
कब और कौन सा बना था, इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट जो नेटवर्क क्रिएट किया गया था वो नेटवर्क था ARPANET। ध्यान रखना कौन सा नेट था, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसने यूएसए में दो बेसिकली यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट किया था। दो बेसिकली यूनिवर्सिटीज के जो कंप्यूटर्स थे उनको आपस में कनेक्ट किया था और वहां पर एक एजेंसी को हायर किया था, ARPA एजेंसी, जिसने ये नेटवर्क फॉर्म किया था। ठीक है, तो ARPANET इज द फर्स्ट नेटवर्क। उसके बाद सेकंड नेटवर्क बना था NSF नेट, जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन में बेसिकली क्रिएट किया गया था अगेन सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे नेटवर्क फॉर्म होते गए, LAN मैन वेन आते गए और अब आज हम वाइड एरिया नेटवर्क मतलब इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, जिसमें आप ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम बाकी सभी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, जितने इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे कि टेलीविजन कनेक्ट कर सकते हो, स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो आजकल तो इंटरनेट ने दुनिया ही बदल दी है। सो इट इन एडिशन इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज राउटर, स्विचेस, गेटवे एक्सेट्रा। तो इंटरनेट में हम इन सारे नेटवर्क का यूज करते हैं। जिन नेटवर्क की बात की अभी हमने, LAN मैन वेन, और इन सारी टोपोलॉजीज को नेटवर्क में ही यूज किया जाता है, जिससे इंटरनेट फॉर्म होता है। तो इंटरनेट इज व्हाट, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ध्यान रखना, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्लियर हुआ, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। और 1990s में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, क्लियर, जहां से आप ब्राउजर पर अपने डेटा को, इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते थे। अब कैसे, तो इसके लिए ना वर्ल्ड वाइड वेब का यूज किया गया, दैट मीन्स www को इन शॉर्ट ना वेब कहा जाता है। अब बहुत से बच्चे इंटरनेट और www को एक ही चीज समझते हैं, तो बेटा ये एक चीज नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस है। इंटरनेट की मदद से क्या होता है, इंटरनेट की मदद से आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो। क्या करते हो, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो। वहीं यदि मैं बात करूं इस www की, तो www को हम इंटरनेट पे ही यूज करते हैं, लेकिन इसकी मदद से पीपल कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट पर क्या होता है, बेसिकली आप जो भी सर्विसेज यूज कर रहे होते हो, तो ये www आपको इंटरनेट पर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप व्हाटएवर जो भी सर्च करना है आपको सर्च कर सकते हो। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, मूवीज देखना है, सॉन्ग्स डाउनलोड करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, ये सारी फैसिलिटीज वेबसाइट्स के फॉर्मेट में आपको कौन प्रोवाइड करता है, www। तो वी कैन से इट इज अ टाइप ऑफ अ सर्वर। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक बहुत बड़ा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। ओके, इट्स ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेब रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है www पर, वो क्या होती है, वेब पेजेस और वेब रिसोर्सेज के फॉर्मेट में, मतलब वेबसाइट्स के फॉर्मेट में होती है, और वेबसाइट्स के फॉर्मेट में ही हम सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। तो अब आपको इसका डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया कि यदि पीपल्स को सर्विसेज को कनेक्ट करना है, आपको लोगों को कनेक्ट करना है इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज से, तो www यूज किया जाता है, और यदि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है तो इंटरनेट का यूज करते हैं। क्लियर, सो द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट। और इन रिसोर्सेज को, इन वेब पेजेस को यदि एक्सेस करना है तो हम इंटरनेट की मदद से एक्सेस करते हैं। अब यदि मैं बात करूं कि इंटरनेट को किसने इन्वेंट किया, तो ध्यान रखना www को किसने इन्वेंट किया, सर टिम बर्नर्स-ली, जिनका फोटो आप यहां पे देख रहे हो। अ ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ रिवॉल्यूशनरी वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990s बाय डिफाइनिंग द फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ वेब पेज। वेब पेज के क्रिएशन में जिन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है ना, तो उन्हें टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में डेवलप किया था, जिसमें HTML, URL, HTTP इनका यूज किया जाता है। HTML बेसिक लैंग्वेज है जिससे आप वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो, दैट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, नाम सुना होगा, काम भी किया होगा, है ना, 9th 10th 8th में पढ़ाया जाता है। URL मतलब कि वेबसाइट का एड्रेस, अभी इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। जिस नाम से आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो वो URL कहलाता है। और HTTP सर्वर से, वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए यूजर के सिस्टम तक या सर्वर तक HTTP प्रोटोकॉल काम करता है, जिसका नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब डिटेल में जरा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि मैं बात करूं HTML की, तो HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो बेसिकली वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। यहाँ पे आप वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टैटिक वेब पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, मतलब इनिशियली जब आप वेब डेवलपमेंट सीखते हो, वेब पेज क्रिएट करना सीखते हो, तो आपको इस लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि यही बेसिकली बेसिक्स होता है और यहीं से शुरुआत होती है। ओके, इट यूजेस टेक्स्ट टू डिफाइन द वेब पेजेस, कंटेंट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द वेब ब्राउजर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग द HTML। देखो वही लिखा हुआ है कि वेब पेज क्रिएट करने के लिए बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको HTML में ही देखने को मिलता है, और इसी का यूज किया जाता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस
स्पेशल टेक्निक का यूज किया जाता है विच इज टैग। टैग कुछ एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, जैसे सपोज आपको पेज क्रिएट करना है तो आप HTML टैग का यूज करोगे और HTML टैग को क्लोज कर दोगे, जितना कोड आएगा वो सब इसी के बीच में लिखाएगा। ओके, नाउ कम टू द URL। URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और URI मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अभी दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ध्यान से समझो। URI मीन्स इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर टू आइडेंटिफाई a resource located on the web. URI identifies a resource, hardware or software either by its location or by its name or by both, है ना। दिस इज कॉल्ड URI। यदि मैं बात करूं URL की, तो URL इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर प्रोवाइड्स द लोकेशन एंड मैकेनिज्म टू एक्सेस द रिसोर्सेज। मतलब आपको यदि गूगल को एक्सेस करना है तो आप बकायदा लिखते हो www.google.com, है ना। यदि आपको किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आप उस वेबसाइट का नाम लिखते हो। तो ये जो नाम है ना, ये जो नेम है, ये जो एड्रेस है, यही तो URL कहलाता है। हर एक वेबसाइट का यूनिक एड्रेस कहलाता है, ये भी आपको अच्छे से पता है। जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस यूनिक होता है, वैसे ही हर एक वेबसाइट का भी यूनिक URL होता है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब क्या पार्ट्स होते हैं किसी भी URL के, ध्यान से समझना। पहला होता है उसका प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से आप सर्वर से कनेक्ट हो सकते हो। सर्वर पे जो इन्फॉर्मेशन जाती है, वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है, ट्रांसफर करने का काम HTTP का होता है। तो दिस इज अबाउट प्रोटोकॉल। दूसरा आता है उसका डोमेन नेम। डोमेन नेम में आपका सारी चीजें आ जाती है कि आप कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, google.com, है ना, ncrt.nic.in। तो ये बेसिकली आपके डोमेन नेम में आता है। अब इस डोमेन नेम के अंदर आप कहाँ जाके सर्च कर रहे हो, किस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वो कहलाता है इसका पाथ। तो ध्यान रखना कि पहले आता है प्रोटोकॉल वेबसाइट में, वेबसाइट नेम में। प्रोटोकॉल के बाद आ जाता है आपका डोमेन नेम, और डोमेन नेम के बाद में आप स्लैश लगा के उसका पाथ एक्सेस करते हैं। बस यही 2 से 3 पार्ट होते हैं किसी भी URL के। एग्जाम्पल देख लो URL के, HTTPS इज द प्रोटोकॉल, www.mhrd.gov.in, है ना। ऐसे यहाँ पे कुछ URLs लिखी हुई है। क्लियर। नाउ HTTP, जैसे मैंने बताया कि ये एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब आप सोच रहे हो कि हाइपरटेक्स्ट क्या होता है, तो ये भी समझो। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है सर्वर पर जितनी इंफॉर्मेशन होती है ना, वर्ल्ड वाइड वेब पर सर्वर पर जो इंफॉर्मेशन होती है, यदि वो आपको एक्सेस करनी होती है तो आप HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज करते हो। किसी भी वेबसाइट के नाम के आगे आपको HTTP प्रोटोकॉल ही दिखता है। दिस इज अ सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज्ड टू रिट्राइव लिंक्ड वेब पेजेस अक्रॉस द वेब। इट्स मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड वर्जन ऑफ HTTPS। ओके, तो पहले तो HTTP यूज किया जाता है, आजकल भी यूज किया जाता है, लेकिन इसका एडवांस्ड वर्जन आ चुका है, दैट इज HTTPS, जो कि आपको सिक्योर वे में डेटा को ट्रांसमिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब कोई भी क्लाइंट सिस्टम है, सपोज कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में ब्राउजर खोला और यहाँ सपोज आप कंप्यूटर सर्च कर रहे हो, तो ये रिक्वेस्ट आपकी कहाँ जाएगी, सर्वर के पास जाएगी। सर्वर के पास में यहाँ पे एक डेटाबेस रेडी होगा जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड लिंक प्रिपेयर हो जाएगी, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस सब प्रिपेयर हो जाएगा। फिर आपकी इंफॉर्मेशन एज अ रिक्वेस्ट, एज अ रेस्पॉन्स जाएगी सिस्टम, क्लाइंट सिस्टम के पास में, और यहाँ पे आपको फिर लिंक के फॉर्मेट में वो सारी इंफॉर्मेशन दिखने लगेगी जो कि यहाँ पर रेस्पॉन्स के फॉर्मेट में जनरेट हुई है। तो यहाँ पे किसी भी रिक्वेस्ट को, यूजर की रिक्वेस्ट को सेंड करना सर्वर तक और सर्वर के रेस्पॉन्ड को सेंड करना क्लाइंट तक, ये काम होता है HTTP प्रोटोकॉल का। HTTPS प्रोटोकॉल होता है जो क्या करता है, सिक्योरली डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो देखो HTTP जब दिखेगा आपको तो उसके पहले आपको ये पैडलॉक जो साइन है वो ओपन दिखेगा। वहीं यदि मैं HTTPS की बात करूंगी तो ये जो पैडलॉक का साइन है वो क्लोज दिखेगा। तो HTTP लेस सिक्योर होता है बट HTTPS मोर सिक्योर होता है एंड इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ HTTP। याद रखना, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है बेटा, बी रेडी फॉर दिस, सही सही लिख कर आना। अब इंटरनेट एंड www में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस टुगेदर। www इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड विया स्पेशल लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक्स। आ गई बात समझ में अच्छे से। तो ये इंटरनेट है जो कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है, और हर एक कंप्यूटर पे जो लोग अपना काम कर पा रहे हैं, अपने काम को इजी कर पा रहे हैं, वो www की मदद से हो रहा है। ठीक है, तो हाइपरलिंक के फॉर्मेट में हम सर्वर से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। इंटरनेट जस्ट द वेब पेजेस दैट यू यूज एवरी डे। www इज मेड अप ऑफ वेबसाइट्स दैट हैव वन और मोर वेब पेजेस। ओके, सो दिस आर द 2 डिफरेंसेस एंड होप इट इज सफिशिएंट टू राइट। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अब आप इसको लिखकर आ सकते हो। नाउ कम टू द सर्विस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट आपको क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इसमें सबसे पहली सर्विसेज है विच इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। अब ईमेल के बारे में कौन नहीं जानता, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म आता है बेटा, ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जब आप पहले ईमेल या इंटरनेट फैसिलिटी नहीं चलती थी तो हम पोस्ट लेटर के थ्रू मैसेज को ट्रांसफर करते थे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ में टेलीफोन्स आए, टेलीफोन्स के माध्यम से हमने कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किया। अब इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से हम ईमेल का यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। और आजकल तो बहुत सारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक वगैरह। इनके थ्रू भी आप
प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हो, इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। बट ईमेल इज द फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। ईमेल क्या होता है? एक फॉर्मल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसका यूज आप अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हो। अपने मैसेजेस को सेव कर सकते हो, अटैच कर सकते हो फाइल्स को, बहुत सारे अनलिमिटेड फायदे हैं ईमेल के। सो इट इज वन ऑफ द वे टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस यूजिंग इंटरनेट एंड ईमेल कैन बी सेंट एनी टाइम टू एनी नंबर ऑफ रेसिपिएंट एट एनीवेयर। मतलब एक मेल को, यदि आपने एक मेल बनाया है तो इस एक मेल को आप एक से ज्यादा पर्सन तक एक समय में भेज सकते हो, ठीक है। और इसको आप सेव करके रख सकते हो, इसके साथ किसी भी तरीके की फाइल को अटैच कर सकते हो और स्पीडली ये जो है ट्रांसफर होता है, या कोई भी टाइम या किसी भी तरीके का वेट आपको नहीं करना होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑल्सो ना। सो फॉलोइंग आर सम कॉमन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर एन ईमेल यूजर। वन इज आप ईमेल को क्रिएट कर सकते हो, फाइल को अटैच कर सकते हो, ईमेल को सेव कर सकते हो, ठीक है। ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो, यदि आपको बाद में भेजना है तो आप इस मेल को बाद में भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। बस इसके लिए आपको मेल को कंपोज करना होगा, राइट। नाउ इसकी बात डिस्कस करें तो आप मेल को रिसीव कर सकते हो, किसी ने मेल भेजा है तो आप उसको रिसीव कर सकते हो। रिसीव करने के साथ आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो किसी और यूजर तक साइमल्टेनियसली, है ना। आप किसी मेल की कॉपी को मल्टीपल यूजर्स तक शेयर कर सकते हो एज ए कार्बन कॉपी और एज ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें डिफरेंस आता है कि सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी, बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक मैसेज को यदि आप मल्टीपल लोगों तक भेज रहे हो तो हर एक पर्सन को ये पता होगा कि ये मेल कितने लोगों को भेजा गया है। यदि वही सेम मेल आप मल्टीपल पर्सन्स को बीसीसी में भेजते हो तो किसी भी एक पर्सन को नहीं पता होगा कि ये मेल कितने लोगों को भेजा गया है। तो यहाँ पर जो मेल आईडीज हैं वो विजिबल होते हैं हर एक यूजर को, यहाँ जो मेल आईडीज हैं वो हाइड हो जाते हैं हर एक यूजर के लिए। सबको ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही ये मेल बनाया गया है और मेरे लिए ही भेजा गया है, ओके। नाउ आप मेल को फॉरवर्ड कर सकते हो, स्पैम मेल्स को फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। आप ओरिजिनल ईमेल फोल्डर्स में सब फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हो, आप ईमेल्स को मैनेज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप सिग्नेचर फूटर को इंसर्ट कर सकते हो, मेल को आप प्रिंट करवा सकते हो, एज ए फाइल सेव करके अपने सिस्टम में रख सकते हो, ठीक है। मेल्स में आप सब्जेक्ट को भी ऐड कर सकते हो। तो दिस आर होल अबाउट मेल्स। अब इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, होपफुली सभी के मेल होंगे, आप सभी यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो ईमेल आईडी का यूज़ नहीं करता, क्योंकि आजकल हर एक छोटी चीज़ के लिए आपको मेल आईडी की जरूरत होती है, उसी के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन विच इज चैट। चैटिंग क्या होता है? चैटिंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, जो कि आजकल ज्यादा लेवल पे यूज किया जा रहा है, ओके। तो इंटरनेट मीन्स कम्युनिकेटिंग टू पीपल एट द डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस इन द रियल टाइम थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस। आप टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू रियल टाइम में किसी भी पर्सन से जो जियोग्राफिकली कहीं भी लोकेटेड है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, कहीं भी बैठा हो, आप उससे बात कर सकते हो क्विकली विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी एरर। सो चैट्स को आप बोल सकते हो इट इज अ फोरम वेयर मल्टीपल पीपल कनेक्ट टू ईच अदर टू डिस्कस देयर कॉमन इंटरेस्ट, ओके। अब यहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट हो सकते हैं और कॉमन इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारे एप्लीकेशन है जो कि चैटिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ डिस्कस ऑन द VoIP, दैट इज मीन्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म आता है, ध्यान रखना। आजकल जो सॉफ्टवेयर है वो आपको वीडियो कॉल की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि आप इंटरनेट पे वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। तो क्या आपको पता है कि ये कॉलिंग और ये फैसिलिटी आपको कैसे प्रोवाइड की जा रही है, कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ काम करता है? तो यहाँ पे VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल काम करता है, जो कि आपकी वॉइस को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, थ्रू नेटवर्क एंड रादर देन द रेगुलर टेलीफोन नेटवर्क, ओके। इट ऑल्सो नोन एज इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी। तो VoIP को आप इंटरनेट टेलीफोनी और ब्रॉडबैंड टेलीफोनी के नाम से भी जानते हो, ये भी आपसे MCQs में पूछ सकते हैं। सो अब डिस्कस कर लेते हैं वेबसाइट के बारे में। ईच वन ऑफ अस माइट हैव विजिटेड वन और मोर वेबसाइट। देखो, इंटरनेट पे बिना वेबसाइट के तो काम ही नहीं चलता है। जो रिसोर्स जरूरी होता है इंटरनेट पर, जिसके थ्रू हम इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, वो वेबसाइट ही होता है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के कलेक्शन से आप कोई वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो, और इस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए बेसिक जो लैंग्वेज है वो HTML लैंग्वेज होती है। इसके अलावा आप एडवांस लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हो, जैसे PHP हो गया, ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर हो गया, वहां पे आप वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। इट जनरली कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल पेजेस अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे जनरली कुछ पेजेस होते हैं वेबसाइट्स में जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सपोज कि CBSE की वेबसाइट है तो वहाँ पे आपको मूवीज के नाम देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे आप कोई से सॉन्ग्स वगैरह को डाउनलोड कर पा रहे हो, नहीं। हर एक वेबसाइट का अपना मोटिव होता है, अपना गोल होता है जिसके लिए वो डिजाइन की जाती है। तो वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, थीम और
to provide a service. Okay, so it is a collection of web pages related through hyperlinks and saved on a web server. तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन हो गई कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक, जो कि वेब पेजेस जो होते हैं वो हाइपरलिंक से कनेक्टेड होते हैं और कहाँ स्टोर होते हैं, वेब सर्वर पर. क्लियर. अब वेबसाइट को क्रिएट करने का क्या पर्पज होता है? देखो, हर कोई पर्सन इंटरनेट एरा में जी रहा है आजकल, और इस एरा में हम वर्ल्ड वाइड वे में कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टेड है. तो जब आप कनेक्टेड होते हो तो आपको यहाँ पर वेबसाइट्स का ही यूज़ करना होता है, क्योंकि इट इज़ अ पर्पज टू मेक द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू पीपल एट लार्ज. आपको इंटरनेट से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो किसके थ्रू मिल रही है? वो कहीं ना कहीं वेबसाइट्स के फॉर्मेट में ही मिल रही है. सो अ कंपनी माइट लाइक टू एडवर्टाइज और सेल इट प्रोडक्ट्स. अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लाइक टू पब्लिश सर्कुलर्स, फ्लोट टेंडर्स, इनवाइट एप्लीकेशंस और गेट फीडबैक फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स. दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल, राइट. इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हो. ओके, ना सम ऑफ द कॉमन पर्पसेस फॉर विच वेबसाइट्स आर डिजाइन्ड आर लिस्टेड बिलो. वेबसाइट्स क्यों डिजाइन की जाती है? तो देखो, सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वेबसाइट्स का वो बिजनेस फील्ड में हो रहा है. बिजनेस फील्ड में हर कोई चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट्स बिजनेस में क्रिएट किए जा रहे हैं वो हर एक कस्टमर तक पहुंचे, दुनिया में हर एक पर्सन उसको एक्सेस कर सके, और ये पॉसिबल होगा सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही. आपको अच्छे से पता है ना. तो इंटरनेट पर हमें वेबसाइट्स क्रिएट करनी होगी जहां हम हमारे प्रोडक्ट्स की सर्विसेज को बारे में क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड डिलीवरिंग सर्विसेज, पोस्टिंग एंड फाइंडिंग information on the internet, communicating with each other, entertainment purposes and disseminating contents and software. तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. बाकी इसके अलावा भी आप रेगुलर यूज में इंटरनेट को, वेबसाइट्स को यूज करते हो. आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो आप वेबसाइट का यूज करते हो. आपको कोई मूवी डाउनलोड करना है तो आप वेबसाइट का यूज करते हो. आपको म्यूजिक सुनना है तो आप वेबसाइट का यूज करते हो. आपको गेम प्ले करना है तो आप वेबसाइट का यूज करते हो. आपको कोई वीडियो देखना है तो आप वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो. ठीक है, तो किसी भी पर्पज के लिए आपको कुछ सर्च करना है तो भी आप वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो. आपको रिजर्वेशन करवाना है तो आप वेबसाइट्स का यूज कर रहे हो. तो हर एक काम के लिए इंटरनेट पर वेबसाइट्स अवेलेबल है. इसी के थ्रू हमें सारी इंफॉर्मेशन और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज वेब पेज. अ वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द www दैट इज व्यूड इन अ वेब ब्राउजर. वेब पेज क्या होता है? वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि वेब ब्राउजर पर शो होता है. और ये वेब पेज किसके अंदर होता है? ये वेब पेज वेबसाइट्स के अंदर होता है. ठीक है, मतलब वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस. ओके, तो वेब पेज वेब ब्राउजर पर शो होने वाला एक डॉक्यूमेंट होता है. नाउ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज इज क्रिएटेड यूजिंग HTML एंड CSS. और इसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं वो होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. क्लियर. इसके अलावा एडवांस लैंग्वेजेस भी होती है जिसका आप यूज कर सकते हो. अब वेब पेज में जनरली होता क्या है? तो वेब पेज में जिस तरीके का कंटेंट ऐड किया जाता है वो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है. हो सकता है कि वो आप टेक्सचुअल डेटा यूज कर रहे हो, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल्स के फॉर्मेट में. हो सकता है आप इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या अदर इंटरैक्टिव कंटेंट्स, लिंक वगैरह का यूज कर रहे हो. क्योंकि आजकल जो वेबसाइट्स क्रिएट होती है उन वेब पेजेस में डिफरेंट टाइप के कंटेंट होता है. ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ग्राफिक्स, है ना. ये सारे डेटा को आप रख सकते हो जिससे कि आपकी वेबसाइट क्या होती है, इंटरैक्टिव बन सकती है, अट्रैक्टिव बन सकती है ना. और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स और यूजर्स आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं. क्लियर हो रहा है ये बात. अब आपके यदि स्कूल की वेबसाइट की बात करूँ तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूल की वेबसाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. गैलरी होती है जहाँ आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती हैं, कि फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं, अकेडमिक सेक्शन होता है ना. तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं. इमेज, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस मिल जाएंगी, कुछ पैराग्राफ, लिस्ट, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा अरेंज होता है. तो ये हर एक वेब पेज के फॉर्मेट में ही किया जाता है क्रिएट. अब वेब पेज को क्रिएट करने के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज की यदि मैं बात करूँ तो वो होती है जावास्क्रिप्ट. इसके अलावा आजकल आप पाइथन, PHP लैंग्वेजेस में भी क्या कर सकते हो, वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हो. तो पाइथन तो भाई ऑलराउंडर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज आप मल्टीपल पर्पज के लिए कर सकते हो, है ना. ईच वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस दैट इज विजिबल ऑन द एड्रेस बार. हर एक वेब पेज का यूनिक एड्रेस होता है ना, जिससे हम उसको जानते हैं. और एड्रेस बार में हम उसका नाम लिखते हैं जहां से आप उस वेब पेज को एक्सेस कर सकते हो और ब्राउजर पर उसको रेंडर करवा सकते हो. सो वेब पेज दैट आर लिंक टू अ वेबसाइट शेयर अ यूनिक डोमेन नेम. वो वेब पेज जो कि किसी वेबसाइट से लिंक होता है तो उसका एक यूनिक डोमेन नेम होता है. ओके, अब वेब पेजेस दो टाइप के होते हैं. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेजेस. ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझो. स्टैटिक जो वेब पेज होते हैं ना वो बेसिक लैंग्वेज HTML में क्रिएट किए जाते हैं. और जो डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं ना, डायनेमिक, वो बेसिकली आप PHP, जावास्क्रिप्ट,
में क्रिएट कर सकते हो, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्रिएट कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में। स्टैटिक वेब पेज में यदि एक बार आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर की, एक बार आपने यदि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी तो वो फिक्स हो जाती है, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, कांट चेंज, फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस में यदि आपने कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर की तो आप उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हो, रियल टाइम में आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। अ वेब पेज कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। वेब पेज इज वन हुज कंटेंट ऑलवेज रिमेन्स स्टैटिक, डज नॉट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन। मतलब यदि आपने विकिपीडिया वेबसाइट को एक्सेस किया है तो विकिपीडिया वेबसाइट आप ओपन करते हो, आपका दोस्त भी ओपन करता है, या कोई भी दुनिया में विकिपीडिया को ओपन करेगा जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग, वो वैसा ही कंटेंट वहां मिलेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन वही यदि आप शॉपिंग वेबसाइट को खोलते हो, आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन को खोलते हो, तो आप यदि वहाँ पे कुछ और सर्च कर रहे हो, आपका दोस्त कुछ और सर्च कर रहा है, तो आपको उस वेबसाइट पे अलग अलग कंटेंट मिलेगा, रियल टाइम में वो कंटेंट चेंज होता है। तो ऑनलाइन शॉपिंग जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सभी डायनेमिक वेब पेजेस के अकॉर्डिंग क्रिएट की जाती हैं, डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं। वहीं स्टैटिक की बात करूँ तो विकिपीडिया हो गया, ये बेसिकली आपकी स्टैटिक वेबसाइट होती है, ओके, जिसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो एक बार क्रिएट होने के बाद। सो व्हेन अ वेब सर्वर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर फॉर अ स्टैटिक वेब पेज, इज जस्ट लोकेट द पेज ऑन स्टोरेज मीडिया एंड सेंड इट टू द ब्राउजर। नो एडिशनल प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन दैट पेज। तो स्टैटिक वेब पेज के लिए कोई भी एडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं होती सर्वर साइड पर, लेकिन डायनेमिक वेब पेजेस के लिए सर्वर साइड पर एडिशनल प्रोग्रामिंग की जाती है। Okay, now static web pages are generally written in HTML on JavaScript, CSS. On the other hand, the dynamic web pages is one of the content web pages can be different for different users. तो इसमें आप JavaScript, PHP, ASP.NET, Python, Java, Ruby इनका यूज कर सकते हो। This all are the high level programming languages, scripting languages जो कि यूज की जाती है वेब पेजेस के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए। क्लियर? तो इतने डिफरेंसेस तो काफी है ना, आराम से इसका डिफरेंस लिखकर आ सकते हो एग्जाम में। अब वेब सर्वर क्या होता है? तो देखो, ये जितनी कहानी हम पढ़ रहे हैं ना इंटरनेट की, ये सर्वर से ही शुरू होती है। जितनी भी चीज़ें आप सर्च करते हो वो सब सर्वर से ही मिलती है। सर्वर नहीं होगा तो इंटरनेट का कोई मोटिव ही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको चीज़ें मिलेगी कहाँ से, जब वो सर्वर पर होगी। तो इट इज ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर। ओके, सर्वर इज यूज्ड टू स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट टू क्लाइंट्स सच एज अ ब्राउजर दैट रिक्वेस्ट इट। अ सर्वर कैन बी अ सॉफ्टवेयर और अ हार्डवेयर। सर्वर कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और कोई हार्डवेयर सिस्टम भी हो सकता है। तो जितने भी क्लाइंट्स जो है रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहाँ जाके फुलफिल होती है? सर्वर साइड से ही। सर्वर उस रिक्वेस्ट को देखता है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, और उसी के साथ में उनके लिए उनका आंसर प्रिपेयर करता है और वो उस आंसर को एज ए रिस्पॉन्स सेंड करता है। अब आप में 1-2 यूजर्स तो है नहीं, 4-5 या 10 यूजर्स तो है नहीं, पूरी दुनिया इंटरनेट का यूज कर रही है। तो डिफरेंट टाइप के सर्वर्स होते हैं। हम यहाँ पर वेब सर्वर की बात कर रहे हैं जो कि वेबसाइट्स को स्टोर करता है ओनली। इसके अलावा यूट्यूब सर्वर होता है, फाइल सर्वर होता है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं, ईमेल सर्वर होता है, जिनके अपने अपने स्पेसिफिक टास्क होते हैं, है ना, क्योंकि बल्क में इंटरनेट पर डेटा जनरेट होता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो व्हेन टॉकिंग अबाउट अ वेब सर्वर एज कंप्यूटर हार्डवेयर, इट स्टोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट कंटेंट्स। ओके, द सर्वर नीड्स टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो दैट कंटेंट्स कैन बी मेड एक्सेसिबल टू अदर्स। अब बात करूं यदि ब्राउजर की, तो मेन हीरो जो है इंटरनेट का वो ब्राउजर ही है। मतलब आपके पास कंप्यूटर सिस्टम भी है, आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ले ली, लेकिन यदि आपके सिस्टम में ब्राउजर ही नहीं है तो आप कैसे इंटरनेट को एक्सेस करोगे, है ना। तो ब्राउजर होना बहुत जरूरी होता है। वेब ब्राउजर मींस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, या हम बात कर ले माइक्रोसॉफ्ट एज की, सफारी की, दिस ऑल आर दी वेब ब्राउजर्स। ओके, सो अ ब्राउजर इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट हेल्प्स टू व्यू दी वेब पेजेस। तो वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए भाई ब्राउजर होना जरूरी है। यदि वेब ब्राउजर होगा तो ही आप वेब सर्वर के साथ में कनेक्ट हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। सर्वर जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को समझता है क्लाइंट की, तो वो सिर्फ ब्राउजर ही होता है। इट हेल्प अस टू व्यू द डेटा और इन्फॉर्मेशन इट इज रिट्राइव्ड फ्रॉम वेरियस वेब सर्वर्स ऑन द इंटरनेट। सम कॉमनली ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एक्सेट्रा, यूसी ब्राउजर वगैरह। ठीक है, पिक्चर्स तो आप यहाँ देख ही रहे हो, आइकन्स तो आपको दिख ही रहे हैं, तो क्लियर हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। तो ब्राउजर इसेंशियली डिस्प्ले द HTML डॉक्यूमेंट्स व्हिच में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक टू नेविगेट फ्रॉम वन पेजेस टू अनदर। क्लियर? अब इनिशियली यदि ब्राउजर्स की बात की जाए तो शुरुआत कैसे हुई थी? लाइक मोज़ेक इज द फर्स्ट डेवलप्ड ब्राउजर। इनिशियली जो वेब ब्राउजर था फर्स्ट वो मोज़ेक था, है ना, दैट कंटेन्स द ओनली प्लेन टेक्स्ट। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है ना, वो आप इस ब्राउजर पे आराम से एक्सेस कर सकते थे। लेकिन आजकल यदि मैं बात करूं तो डायनेमिक वेबसाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव ब्राउजर्स भी आ गए, जिनको आप GUI ब्राउजर्स भी कहते हो। ठीक है, तो मॉडर्न ब्राउजर्स अलाउड द वाइड रेंज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। यहाँ पे सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को यूज़ किया जाता था, कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं। ये मोज़ेक का साइन है, देखो, ठीक है। लेकिन आजकल हम क्या यूज़ कर रहे हैं? आजकल हम मॉडर्न ब्राउजर्स का यूज़ करते हैं जिसमें विजुअल इफेक्ट्स होते हैं,
एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, कुकीज़ वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो है डेटा को भी आप स्टोर कर सकते हो, राइट। तो ब्राउज़र की यदि सेटिंग्स की बात करूँ तो हर एक वेब ब्राउज़र की अपनी सेटिंग्स होती हैं। यदि मोजिला फायरफॉक्स की या गूगल क्रोम की बात करूँ तो वहाँ भी आप थीम सेट कर सकते हो, उसकी बैकग्राउंड सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा इंटरफेस चाहते हो ना ब्राउज़र का वैसा अरेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप पर यहाँ पे 3 डॉट्स मिल जाते हैं, कहीं कहीं इस तरीके से 3 लाइन्स मिलती है, उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना होता है, और इन सेटिंग्स में आप क्या क्या सेट कर सकते हो, सर्च इंजन प्रेफरेंस सेट कर सकते हो, डाउनलोड ऑप्शन सेट कर सकते हो, ऑटो सिग्नेचर, ऑटो फिल, है ना, ऐसे कुछ थीम, बैकग्राउंड, कलर, ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं इसके भी ब्राउज़र के जो आप सेट कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फोन में थीम्स वगैरह सेट नहीं करते हो वैसे ही। सो ईच ब्राउज़र एप्लीकेशन अलाउज टू चेंज और कस्टमाइज इट्स सेटिंग्स इन अ यूजर फ्रेंडली मैनर। क्लियर, हर एक यूजर अपने अकॉर्डिंग इनकी सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज कुकीज। अभी कुकीज क्या होता है ध्यान से समझो, ये खाने वाली कुकीज की बात नहीं कर रही हूं मैं। यहाँ पे कुकीज एक सॉफ्टवेयर टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल जिसमें कुछ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है अपने आप क्रिएट नहीं करते हो, ये अपने आप क्रिएट होती है, जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, और ये बेसिकली वेबसाइट के द्वारा ट्रांसफर की जाती है। मतलब जो वेबसाइट आप यूज कर रहे हो अपने ब्राउजर से ना, तो वहां से ये इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती जाती है। सो दिस स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल इन द ब्राउजर, और ब्राउजर पे एक टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये बेसिकली रीट्रांसमिट होती है, दिस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इज रीट्रांसमिटेड टू द सर्वर फॉर रिकॉग्नाइज द यूजर। सर्वर को रिकॉग्नाइज करने के लिए जब जब आप सिस्टम ऑन करते हो, कोई वेबसाइट को वापस सर्च करते हो, तो आपके सामने वो सारी डिटेल्स फिर से दिखने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या होती है, सर्वर साइड पे जाके स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ कुकीज। सो बाय आइडेंटिफाइंग पेजेस दैट वर विजिटेड, चॉइसेस वर मेड व्हाइल ब्राउजिंग वेरियस मेन्यूज ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट। क्लियर, तो कुकीज क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती है, याद रखना, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, जिसमें कुछ स्ट्रिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। Clear? Now, it helps in customizing the information that will be displayed. For example, the choice of language browsing, allowing the user to auto log in, remembering the shopping preferences, displaying advertisements of one's interest, etc. अब इसका एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे आपने पहली बार ईमेल पे लॉगिन किया है तो आपसे पूछता है वहाँ पे सेव योर आईडी और पासवर्ड, क्या आप अपना आईडी पासवर्ड सेव करना चाहते हो फॉर फ्यूचर लॉगिन। यदि आपने सेव कर दिया तो वहाँ एक कुकीज नाम का टेक्स्ट फाइल ब्राउजर पे क्रिएट हो जाएगा, जहाँ पे वो आपके डिटेल को सेव कर लेगा। अब आप दोबारा जब एक्सेस करोगे सेम एप्लीकेशन को तो वहां पर ना आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटो लॉगिन वहां पर हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कुकीज। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो, तो इसी के साथ में इस सेशन यहाँ खत्म करती हूँ, एंड होपफुली पूरा यूनिट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कहीं कोई डाउट नहीं है। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलेंगे अगले सेशन में अगले नए चैप्टर के वन शॉट के साथ में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।